इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी, जिसका हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं उसकी माँ, जिसके लेखक हैं पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी। तो चलिए सबसे पहले पांडे जी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा उनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ, कैसे पढ़े वगैरह। तो पांड्य बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? मिर्जापुर जिले के चुनार नामक गांव में हुआ था। परिवार में अभावों के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला, मतलब अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाया, क्योंकि परिवार में थोड़ा उतना वनिया से अमीर वगैरह कोई नहीं था। मगर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। लिखने के रूप में, बनाने, कुछ डिजाइन को बनाने के रूप में पहचान पाई। अपने तेवर और शैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे थे। अपने कवि मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा था। भैया जो नीचे से उठकर ऊपर आएगा, दुनिया उसको लतियाइबे करती है। जो दुनिया से हटकर कुछ काम करेगा, लोग उस पर हंसबे करते हैं। ये सब आम बात है, हंसना आम बात है। सन 1900 से ये चालू हुआ था। इनका जन्म हुआ सन 1900 में और सन 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। पत्रकारिता के उग्र जी, समझना यहाँ पर, पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंध था। वे आज विश्व मित्र, स्वदेश, बीना, स्वराज्य और विक्रम जैसे संपादक रहे हैं। लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदी के रूप में उनकी विशेष पहचान भी है। उग्र जी ने शताधिक कहानियां, समझना यहाँ पर, उग्र जी ने शताधिक कहानियां लिखी है, जो पंजाब की महारानी, रेशमी, पोली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कोठरी, ऐसी होली खेलो लाल, कला का पुरस्कार आदि में संकलित है। चंद्र हसीना के खतूत, यहाँ पर समझना, चंद्र हसीना के खतूत और बधुआ की रोटी, बधुआ क्या होता है? बधुआ की रोटी, दिल्ली का दलाल, मनसानंद आदि इनके यथार्थवादी उपन्यासों की एक रचना है, मतलब एक तरीके से नोवेल्स है इनके। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, स्मरण, रेखा चित्र आदि के क्षेत्रों में भी उनकी लेखनी गतिशील रही है। उनकी आत्मकथा अपनी खबर साहित्य जगत में बहुत चर्चित है और उन्होंने महात्मा ईसा नाटक और ध्रुवधारण खंड काव्य की भी रचना की है। इस पर फिल्म भी बन चुका है। और उग्र जी की कहानियों की भाषा सरल और अलंकृत और व्यवहारिक है। समझ लो कि इनकी भाषा एक तरह से आराम की भाषा, अलंकृत जो बोला जा सके, व्यवहारिक जो समझा जा सके, परिवार में समझकर बोला भी जा सके। उसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अन्यास ही आ जाते हैं। भावों को मूर्तिमंद करने में उनकी भाषा अत्यधिक सजीव और सशक्त कही जा सकती है, जो पाठक के मर्म स्थल पर सीधा प्रहार करता है। ठीक है। भावों के अनुरूप इनकी शैली भी व्यंग परक है और इनकी कहानियों में उसकी माँ, सांप, कला का पुरस्कार और जल्लाद और देशभक्त आदि विशेष प्रसिद्ध है। उग्र जी प्रेमचंद्र, यहाँ पर समझना, उग्र जी प्रेमचंद्र युगीन कहानीकार है, इसलिए उस समय की मुख्य प्रवृत्ति समाज सुधारक उनकी कहानियों में मौजूद है। और उसकी माँ कहानी देश की दुर्व्यवस्था से सिंचता युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। यह युवा पीढ़ी देश के दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है तथा इस शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्ति नाशक, समझना कि दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही
इस पीढ़ी का सपना है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्लभता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान के सशस्त्र भुजाओं की सखियां होनी चाहिए। वैसे होनी चाहिए जैसा लगे कि भगवान की भुजाएं आ रही है, मतलब भगवान का हाथ है। नई पीढ़ी की बात कर लेंगे तो उसका यह विद्रोह स्वर जहां राज सत्ता से विद्रोह की मसाल लिए खड़ा है, वहीं पूर्ववर्ती पीढ़ी के बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं। सही बात है, आज के नौजवान अपने फायदे के लिए, आज के जितने भी लोग अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी का तलवा चाटने के लिए तैयार है। भैया निष्पक्ष लड़ ना रे साला, तुम निष्पक्ष लड़, जीत ना रे तू, तेरे कोई रोका है क्या रे? देखो कुछ बातें बताने के लिए कुछ अपशब्द भी बोलना पड़ता है, मुंह से कभी कभी निकल जाता है। ये सब मत सीखिएगा आप लोग, केवल आप लोग वही सीखिए जो आप लोग को पढ़ने लायक हो। इन दोनों के बीच खड़ी है एक माँ जो अपना बेटा चाहती है, अपना लाल चाहती है, उसकी खुशहाली चाहती है। समाज के दो सिरों के बीच खड़ी ममतामयी माँ लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती। पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस स्वाधीनता आंदोलन तथा माँ की ममता का सजीव चित्रण पाठक को उल्लेखित करता है। अब यहाँ पर हम उसकी माँ चालू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम एक नाटकीय ढंग से समझ सकते हैं अपने समाज को। चलिए शुरुआत करते हैं। उसकी माँ दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनमें से निकल कर देखने की बात सोच रहा था कि देखूं उसमें से किसी को निकाल कर, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेट, कहीं रूसो, कहीं मेजिनी, कहीं निस्ते, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलरेंस और कहीं ह्यूगो, कहीं मोपासा, कहीं डिकेंस, स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलियर। उप्स, ये जितने नाम लिए गए हैं इसमें से एक भी इंसान का किताब हमारे पास नहीं है। हम इनको कुछ लायक नहीं समझते हैं। भारत के हम जो हमारे भगत सिंह रह गए, चंद्रशेखर आजाद रह गए, हम उनको लायक समझते हैं। इन लोगों को तो थकिया भी नहीं पूछते हैं हम। इधर से उधर तक एक से एक महान ही महान थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहला सकूं। यह निश्चय ही न हो सका कि महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। महानों के नाम पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया, छोड़ दिया। इतने में मोटर की पो सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग के कई फिएट गाड़ी, उस समय बाइक जो होता था ना फिएट, तो फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं। अच्छा ही है, महानों से जान बची। हा हा हा। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले कार्ड दिया, समझना यहाँ पर, जब नौकर ने सलाम कर आने वाले कार्ड दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम उस पर लिखा गया है। ऐसे बेशक ये कैसे आए, मतलब ऐसे ये कैसे आए? पुलिस पति गंभीर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी, मतलब घूमने वाला गद्दीदार गद्दे वाला कुर्सी पर उन्हें आसन दिया, बैठाया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। मतलब आते बोले, इस अचानक आने के लिए मुझे क्षमा करें, आज्ञा हो। मैंने भी नम्रता से कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी से एक तस्वीर निकला। बोले, देखिए इसे जरा बताइए तो, आप पहचानते हैं इसको?
हाँ पहचानता तो हूँ, जरा समझते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाल। मैं मैं इसी नाम से बचपन से ही इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है, यह नाम कोई और है, उसका ओरिजिनल नाम कोई और है, सो मुझे स्मरण नहीं, मुझे पता नहीं। और कहाँ रहता है यह? मतलब सुपरिटेंडेंट पूछा कहाँ रहता है। सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा, पुलिस ने मेरे ओर देखकर पूछा। मैंने बोला मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। और वह है और उसकी बूढ़ी माँ है। और बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। बूढ़ी का नाम जानकी है, बेटे का नाम लाल है। माता पिता मर चुके हैं। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे। अच्छा, दादी नहीं है, माँ है। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमीन का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपए जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्च चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है कि वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, पुलिस ने बोला, मगर इतना आप समझ ले, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्तों से सरकार के फरमान बर क्या लिखा है भैया, क्योंकि हम तो गुलामी कभी नहीं की है सरकार का, तो हम सरकार के बातों को मानते हैं। वफादार ही यहाँ पर लिखा जा सकता है, फर्मा वफादार है। और कुछ आ गया है तो बोलिए, पुलिस से बोले, और कुछ आ गया है तो बोलिए। मैं बात और करते करते बात बदली। एक बात और, पुलिस पति ने गंभीरता पूर्वक धीरे से कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूं, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहे। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे। लाल की माँ, एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लल्ला आजकल क्या पाजीपन कर रहा है, क्या कर रहा है? तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? हूं भागोगी। तो मतलब ये बातें यहाँ पर बताई जाती है। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैंने तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ लाल की माँ, बड़े धर्मात्र, विवेकी और न्यायी सरकार है यह। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ 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 पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया वहां पर। लंबा सुडौल सुंदर तेजस्वी उसका शकल था। माँ, उसने मुझसे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहां खड़े हैं, तुम्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियां जो थी ना, चमकने लगी उससे देखकर, तू आ गया लल्ला? चलती हूँ भैया, चलती हूँ। पर देख तो, तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपन कर रहा है बेटा? ऐसी बात यहाँ पर होता है। क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर में, मतलब एक तरीके से मधुर स्वर में, सुमधुर स्वर में बोला, मुझसे पूछा, मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूं लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के साथी हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह सोच करके यह खबर मुझे कैसे मिल गई। सचमुच एक बार उसका ख्याल हुआ, रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला
और आपने गलत सुना होगा चाचा जी, ऐसा जवाब दिया। मैं किसी षड्यंत्र में नहीं हूं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य है। मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ। देश की दुर्व्यवस्था पर उबल उठता हूँ। इस पशु हृदय परतंत्रता पर तुम्हारी ही बात सही है। तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं। पर यह बकबक क्यों? इससे फायदा क्या है? तुम्हारी इस बकबक से न तो देश की दुर्दशा दूर होने वाली है, न उसकी प्रधीनता दूर होगी। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो ना रे बाबा, और इसके बाद कर्म करना होगा। परिवार और देश की मर्यादा बचाने होगी, यही बस। तुम पहले अपने घर का उद्धार कर लो, तब सरकार के उद्धार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा, चाचा ने चिल्लाकर बोला। मैंने केवल चाचा जी नहीं, यहाँ पर है, मैंने केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूं। तुम्हें देखते ही मेरे आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगता है, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूं? इस भरोसे मत रहना। इस प्रधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरे हैं। मैं और आप दो अलग अलग दो सिरे हैं। आप कट्टर राजभक्त हैं, मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात तो उचित समझते हैं, कुछ कारणों से मैं दूसरे कारणों से आप अपना पद छोड़ नहीं सकते। अपनी प्यारी कलाओं के लिए मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है? सुनू तो जरा, मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगे हैं। जरा मैं भी तो सुनू बेटा, बता। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो। सही बात है, होना चाहिए, हर नौजवान को होना चाहिए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहां 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ। उसने मुझसे कहा, समझा? समझा दो बाबू, समझा दो। बुढ़िया ने कहा, समझा दो बाबू, समझा दो। मैं तो आप ही कुछ नहीं समझता, फिर इसे क्या समझाऊंगा? खुद नहीं समझता तो इसे क्या समझाऊंगा? उसने फिर लाल की ओर देखा। चचा जो उन्हें मना कर देना चाहता था, लेकिन मना नहीं हुआ। मान जा बेटा, मान जा, यह तेरे भले की बात कह रहा हूँ। यह बेचारी कमर झुकाए उस 60 वर्ष की आयु में भी घूंघट संभालते चलती गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दृष्टि व्यक्ति नाश, राष्ट्र की सर्वनाश में मेरा भी हाथ होगा। आपको ऐसे बताऊं क्या? थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, इसको संक्षेप में खत्म कर दूं। बात यहाँ पर सीधा हो जाता है कि ऐसे ही ये चलते रहता है। एक दिन पुलिस ने रेड मारी, पुलिस रेड मार के गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद बुढ़िया अपना सब कुछ बेच बाच कर कानून में कोर्ट में जाकर केस लड़ती है बचाने के लिए, लेकिन केस लड़ते लड़ते बचा नहीं पाती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है इन लोगों का। एक लाइन यहाँ पर है, माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्दी वहां आना जहां हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है, माँ एक सांस में पहुंचेगी। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर उधर दौड़ेंगे फिरेंगे। आएगी न माँ? बंगर ने पूछा। आएगी न माँ? लाल ने पूछा। आएगी न माँ? और फांसी दंड प्राप्त 2 दूसरे लड़कों ने भी पूछा। वह टुकुर टुकुर उनका मुंह तिहारती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो, कहाँ जाओगे? मैं आऊंगी। ये बातें बताकर यहाँ पर चले गए। एक लाइन इधर और है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद नहीं मिल रहा है, छोड़ो उसको, लेकिन ज्यादा खास बातें नहीं है।
और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, इन लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाता है और बूढ़ी माँ जो है और जो पुलिस अफसर है उसके सामने ही, घर के सामने ही, अपने घर के सामने वो मर जाती है। और मरने के बाद, देखने के बाद सब किसी को एक ही आवाज़ सुनाई देता है, माँ माँ माँ। फिर वही आवाज़ जरूर जानकी रो रही होगी, जरूर वही बिलख रही होगी, बेबस बिलख रही होगी, हाय रे माँ, हाय रे माँ। अभागिन वैसे ही पुकार रही है जैसा वह पुजारी गाकर मचलकर स्वर को खींचकर उसे पुकारता रहता था। यही बातें खास इसमें किया जाता है, बाकी कुछ खास बातें इसमें नहीं है। और बाद में जब वह लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबर लिए। उसी उद्देश्य में उसने घबराई स्वर में कहा, हुजूर, उसकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कई चिट्ठी लिए, मुंह खोल मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास मानिए, वे मर गई है, सांस बंद है, आंखें खुली है। मतलब बूढ़ी बच्चों के याद में मर जाती है, हार जाती है तो क्या करेगी, मरबे नहीं करेगी जी। यहाँ पर अपना ये पार्ट खत्म होता है। इस पार्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल्स में बताया नहीं, तुरंत आपको बताकर ख़त्म कर देना चाहा। और ख़त्म कर देने में ही फायदा है जी, क्योंकि इसमें आप क्या जानोगे, केवल इतना ही जानोगे कि बूढ़ी माँ किस तरह लाचार हो रही थी, उसके बाद कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना इसमें आपको रोमांटिक सॉन्ग मिलेगा, रोमांटिक गाना मिलेगा कि आप इसको देखोगे। ये आप शब्दार्थ जरूर इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ना जरूर। आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, विद इन 2 डेज के अंदर में आपको फिर से इसको अपलोड कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।